हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में विज्ञान के जो बोर्ड एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट लेंगे। और आज के इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट लेंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपकी किताब का एकदम निचोड़ है। और 50 जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये एक एक क्वेश्चन बाबू 5 बार से ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यानी जो हम आपको 50 आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो आपके विज्ञान का टॉप लेवल का क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद रखते हैं, काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं, तो इसमें से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये हमारा गारंटी है, एकदम गारंटी है। क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ना बाबू आपकी किताब का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन जो है 5 बार से ज्यादा बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये पूरा एकदम गेस क्वेश्चन का विज्ञान का टेस्ट लेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आ जाइए और जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना। फटाफट सभी बच्चे यहां पे लाइव, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को आप लोग यहां पे लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबाइए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा घंटी आएगा, घंटी दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन होगा और इसको आपको ऑल पे कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे करिएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास करवाएंगे तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग क्या करिएगा, उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे आज क्लास का जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पे आप लोग आज क्लास सर्च करिएगा, एप्लीकेशन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। 500 का जो बाबू पीडीएफ वो अभी 400 में मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 100% लड़ने वाला बाबू ये सब क्या है, क्वेश्चन है, इसमें नोट्स में रहता है। और आज की इस क्लास में बाबू हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आज तक जितना हम आपको क्लास करवाए हैं विज्ञान का, सबसे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। 50 अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें का याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कम से कम बाबू हम आपको बता रहे हैं 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें का आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। तो क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं यहां पे एक बार आप लोग बता दीजिए। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ना, जल्दी से एक बार आप बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्लास को बाबू हम यहां पे शुरू करते हैं, लगाते हैं यहां पे पहला नंबर प्रश्न। अब आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना बाबू 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपके यहां पे 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपको पोल भी दिया जाएगा और आप लोग क्या करिएगा, इसका सही राइट आंसर बताइएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है बाबू वैसे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। तो यहां पे पूछ रहा है आपसे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण आपको पता है ना बाबू, जिसका सतह एकदम समतल हो, सीधा हो, उसे समतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो जिसका परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक सतह अंदर के तरफ में बाबू धंसा रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। यहां पे समतल दर्पण का बात हो रहा है, तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इधर भी क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और सीधा बनता है। और जब सीधा बाबू प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा है, कौन सा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो आपको याद रखना है काल्पनिक। जो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी जो आभासी प्रतिबिंब होता है वही सीधा होता है। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब जो होता है बाबू ये सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, तो ये उल्टा होता है। आपको यहां पे याद रखना है। देखते हैं यहां पे बच्चे क्या आंसर किए हैं। चलिए तो यहां पे बच्चे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में ही बोल्ड हो गए, मात्र यहां पे 57% ही बच्चे यहां पे राइट आंसर किए, जो बहुत ही बाबू मतलब उतना अच्छा नहीं है। कम से कम आपको ये पढ़ाया गया है तो आपको याद रखना चाहिए कि यहां पे देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में आपको पता है ना किसी भी वस्तु का एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो जब बाबू सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो यहां पे
पे काल्पनिक ना राइट आंसर होगा, ठीक है। वास्तविक जो यहां पे देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है और सीधा बनता है, आपको याद रखना है। इसमें भी केवल छोटा और सीधा बन रहा है तो इसमें भी काल्पनिक बनता है। जो अवतल है इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, यानी इसमें काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है, आपको याद रखना है। उत्तल में केवल काल्पनिक बनता है, समतल में केवल काल्पनिक बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि गुरुजी याद रहेगा, याद रहेगा। और आज का क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, मात्र हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे और इसमें से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आप लोग यहां पे याद भी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहां पे आप देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के आपके किताब में से बाबू एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पे कि प्रकृति में पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों का प्रकृति है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है कि सूर्य है कि पानी है कि लकड़ी है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, सारा का सारा क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग यहां पे याद रखिएगा। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चे 77% यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए और आप लोग जल्दी से वोट करिए। चलिए बी आंसर कर रहे हैं बच्चे यहां पे 77%, बी बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं 77% और ये 100% राइट भी आंसर है। जब भी क्वेश्चन बाबू आपसे पूछेगा कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो आपको याद रखना है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बाबू वो सूर्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि जो प्रकृति है बाबू इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है तो हमें सूर्य से ही मिलता है। यानी जितने भी जीव जंतु है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बाबू जो पेड़ पौधे हैं, जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हम लोगों के लिए भी बाबू सूर्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच में काम करता है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन बाबू वीवीआई है, आपकी किताब का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहां पे कि हमारे शरीर का पीएच परास जो है वो कितने से कितने के बीच में काम करता है। और जो भी हमारे बच्चे हैं वो 50 जो आज का क्वेश्चन करा रहे ना ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। वो आपको क्या कर लेना है 100% आपको याद कर लेना है। तब देखिएगा बोर्ड परीक्षा में बाबू ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा बना के आइएगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे वोट करिए कि हमारे शरीर का पीएच जो मान होता है वो कितने से कितने के बीच में काम करता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहां पे जो बच्चे बाबू वोट कर रहे हैं वो बी आंसर कर रहे हैं, यहां पे बी आंसर कर रहे हैं, बोल रहे हैं 80% से भी ज्यादा बच्चे यहां पे आंसर किए 80%। यहां देखिए हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो कितने से कितने के बीच में काम करता है तो 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना बार बाबू ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारा क्वेश्चन बाबू एकदम रामबाण साबित होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये आपको बताना है, 1 2 3 4, ये आपको याद होना चाहिए। और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं प्रकाश के। यहां पे जो अपवर्तन का यहां पे प्रकाश का जो यहां पे अपवर्तन का जो नियम होता है बाबू ये भी कितना होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम आपसे पूछता है और प्रकाश के परावर्तन के भी नियम पूछता है, दोनों का नियम पूछता है। जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बताइए, देखते हैं 93% बच्चे आंसर किए। वाह देखिए, और ये क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में बाबू एकदम 100% आएगा। जल्दी से आप लोग जो भी बच्चे वोट नहीं किए हैं वोट कर दीजिए और जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक एक बार कर दीजिए, ठीक है। 93% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी बी, बहुत ही बढ़िया। 93% ये होता है तैयारी, ठीक है ना, ये होता है तैयारी। देखिए प्रकाश के परावर्तन अगर बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम है। अब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपतन कोण जो होता है इसमें अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है, आएगा ही आएगा 2026 में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बाबू कहां पे पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल। अब यहां पे आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग कैसा होता है, ये आपको यहां पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI है, ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए 84% बाबू, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। और 50 बाबू हम आपको कराएंगे, और आप लोग देखिएगा इसमें से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बिना कुछ किए। अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो बस आपको याद रखना है। चलिए, तो बच्चे यहां पे जो वोट किए हैं बाबू 83%, ए ऑप्शन पे गए हैं भाई बच्चे जो हैं, 83% पे गए हैं, और बिल्कुल बाबू राइट आंसर है। देखिए क्लोरोफिल इसे बोलते हैं, इसे हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, इसे पर्ण हरित भी बोलते हैं, और इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरी क्यों दिखाई देती है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां बाबू हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो आपको याद रखना यही क्लोरोफिल, और इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे हरित लवक बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। हरित लवक यानी क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन यहां पे, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जल्दी से बता दीजिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है कि 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा आपसे बोलेगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, ये सारा आपसे पूछता है बाबू बोर्ड एग्जाम में, तो ये सब आपको यहां पे याद होना चाहिए। ये सारा का सारा बाबू एकदम VVI क्वेश्चन है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक प्रश्न बाबू आपको यहां पे याद होना चाहिए। जल्दी से आप लोग यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा। चलिए, तो इसमें मात्र बच्चे 70 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। देखिए बाबू ये गलत बात है, जो भी बच्चे यहां पे जुड़े हैं क्लास कर रहे हैं, यहां पे 70% भी बाबू क्रॉस नहीं कर पा रहे। भाई ये क्या हो गया, 69 पे बच्चे लटके हुए हैं, 69% पे बच्चे यहां पे लटके हुए हैं, और बी यहां पे आया है बाबू 69%। बाबू हम आपको कितना बार पढ़ाए हैं कि जो अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आपको याद है 7 से कम क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये 7 से कम है, तो ये अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। और जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। और जो उदासीन होता है, आप बोलिएगा सर जी उदासीन क्या, यानी जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता उसे उदासीन बोलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। अब उदासीन क्या होता है, तो जैसे जल, पानी पीते हैं तो ना ही वो अम्लीय लगता है ना ही वो क्षारीय लगता है, वो उदासीन है। जल का भी पीएच मान 7 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं बाबू कैसे गमन करती हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो गमन करती कैसे प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ये आपको यहां पे बताना है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अभी लाइक का बाबू जरूरत है। आप लोग क्या करिए, एक बार आप लोग सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार आप लोग क्या करेंगे, सभी जो हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। क्या करिए एक बार बाबू मेरे, एक बार आप लोग लाइक करिए, लाइक करिएगा बाबू, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें बाबू गमन करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे, वाह 90 हिला दिए जी, वाह क्या बात है, 90% इसका आंसर आ रहा है। ए पे यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं 90%, वाह
क्या बात है। तो देखिए प्रकाश की जो किरण है ना बाबू, वो सीधी रेखा में, वो ऐसे ऐसे गमन नहीं करती है, ऐसे ऐसे गमन नहीं करती है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगा तो ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे, एकदम सीधा ही जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैसे गमन करती है? सीधा गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे हम पूछ रहे हैं, उसका आप लोग बताइए कि प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चाल कैसा होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछता है कि प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यम यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, यह बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछता है। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। प्रकाश का, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यम यानी जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, फिर यहां पे कांच में प्रकाश की चाल, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए, तो बच्चे बोल रहे भिन्न भिन्न, बहुत ही बढ़िया, तगड़ा आंसर आया है आप लोगों का। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए ये सारा का सारा बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और आज हम आपको बोले थे बाबू 50 हम आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है ना, बार बार, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। अगर याद कर लीजिएगा तो एकदम हूबहू इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो कवक जो होते हैं बाबू, कवक में किस प्रकार की पोषण होती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। स्वपोषी बाबू कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। जल्दी से आप लोग यहां पे देखते हैं कौन सा आंसर यहां पे बच्चे राइट आंसर किए हैं। ए बच्चे यहां पे आंसर किए हैं 83%, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। मृतजीवी, देखिए जो कवक होते हैं बाबू, ठीक है ना, ये कौन कवक जो होते हैं, ये फफूंदी जो होता है बाबू, आपको याद रखना है, ये मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी किसे बोला जाता है? जो मरे सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे पेड़ पौधे मर गए, ठीक है ना, उसमें जान नहीं है तो वहां पे पड़ जाएंगे, या कोई जीव जंतु मर गया तो वहां पे आपको याद रखना है। तो कवक जो होते हैं ये मृतजीवी होते हैं, यानी मरे सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, इसे आप लोग यहां पे याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। और अम्लीय वर्षा जो है बाबू वो किस गैस के कारण से होता है, ये भी आपको याद रखना है, SO2 और NO2 के कारण, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सब निकलता कहां से है? तो हमारे गाड़ी से निकलता है, वाहन से निकलता है, और कल कारखानों से यही दो प्रदूषण वाला गैस निकलता है, SO2 और NO2, और बादल में जाता है, वहां पे H2SO4 बनाता है और HNO3 बनाता है जो अम्ल है, और बारिश के साथ आगे गिरता है जमीन पे, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं क्या बच्चे आंसर किए हैं। वाह, आप लोग तो गए, आधे बच्चे इसमें गलती आंसर किए हैं। तो बाबू मेरे आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ये आधे बच्चे गलती आंसर किए हैं, तो इसे बाबू मेरे याद रखना है, 2026 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, बच्चे जो आंसर किए हैं यहां पे बी 50% आंसर किए हैं, ठीक है ना, और यही बाबू आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है ना 5.6 से कम। अगर पानी का जो पीएच मान होगा वो 5.6 से कम होगा तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे राइट आंसर होगा। आधे बच्चे सही आंसर किए थे, आधे गलत कर दिए थे, तो इसे आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम रहता है। आप लोगों को याद रहेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके हमें बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होता है, आपको याद है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में बाबू आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का
प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि दाढ़ी बनाने में बाबू हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आपको यहां पे आंसर करना है। दाढ़ी या हजामत बनाने में बाबू हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? फटाफट आप लोग यहां पे करिए। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे यहां पे 70 प्लस कर रहे, 73% बच्चे लोगों का यहां पे आंसर आ रहा है। भाई ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 90। ये 4 से 5 बार बाबू हम आपको टेस्ट में पढ़ा दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहां पे 4 से 5 बार पढ़ाए थे। 72% बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका 90 बाबू क्रॉस होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो यहां पे सी बच्चे आंसर कर रहे हैं, यहां पे 72%। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बाबू पढ़ाए हैं। दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पास से देखने से बाबू इसमें चेहरा हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता। मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, छूट गया तो उसमें आपका जो दाढ़ी जहां पे छूटा है वहां पे देखा जाएगा तो बड़ा बड़ा आपका जो हेयर है यहां का बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसीलिए दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चिकित्सा क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्रों का मतलब क्या हुआ? डॉक्टरी क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टरी क्षेत्रों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतरस कहां से स्रावित होता है? यह भी VVI क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि जो पीतरस है ये कहां से स्रावित होता है? पीतरस आप लोग जानते हैं ना, पीतरस जो होता है हरा रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये जो पीत है बाबू वो कहां से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। जल्दी से आपको बताना है कि पीतरस कहां से स्रावित होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 70% बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, 69, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहां पे राइट आंसर कर दीजिए। चलिए फटाफट बाबू मेरे आप लोग वोट करिए। यहां पे पीतरस कहां से स्रावित होता है? तो पीतरस बाबू कहां से स्रावित होता है? यकृत। कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए हैं? 67। बाबू अगर आपको याद नहीं है तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है कि पीतरस कहां से स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर से। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि पीतरस कहां बनता है, तो पीतरस बनता भी कहां है? हमारे लीवर में। और स्रावित भी कहां से होता है? तो हमारे लीवर से ही स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये पहला चैप्टर में है और बाबू हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें से आपको देखना है और आपको बताना है। जो आगरा का बाबू ताजमहल है वो संगमरमर पत्थर से बना है। संगमरमर क्या होता है? पत्थर होता है। तो जो ताजमहल है बाबू हम लोगों का, वो किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। वही यहां पे आपसे पूछ रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप यहां पे हमें बता दीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जल्दी से। चलिए 72% यहां पे बच्चे लोगों का आंसर आ रहा है, वाह क्या बात है। जल्दी से आप लोग CaCO3, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं गुरुजी CaCO3, बहुत ही बढ़िया। CaCO3 69%। चलिए ए यहां पे बच्चे लोगों का राइट आंसर आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी CaCO3 होगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम राइट आंसर है आप लोगों का कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए यहां पे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्या होता है बाबू? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन का यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होगा? तो आवर्धन बाबू किसके बराबर होता है ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से डी ऑप्शन में, डी इसमें ऑप्शन होगा, डी नहीं दिए हैं, चलिए छोड़ दीजिए इसको। देखिए ये बच्चे हम लोग आपको आंसर बता दे रहे, इसमें डी ऑप्शन गलती से नहीं गया। चलिए यहां पे हम आपको बता देते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है बाबू ये V/U के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो ये V/U। आवर्धन क्या होता है बाबू? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई
बट्टा यहां पे क्या होता है बाबू, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, यहां पे ये वस्तु है, ठीक है ना, इसका इस वस्तु का जो ऊंचाई है ये 2 मीटर है, और इसमें जो फोटो बन रहा है बाबू ये मान लीजिए 4 मीटर का यहां पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी प्रतिबिंब का लंबाई कितना है, 4, तो ऊपर लिख दीजिए 4 मीटर है तो मीटर, और वस्तु की ऊंचाई कितना है, 2 मीटर है तो 2 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही हम लोग बाबू यहां पे आवर्धन निकालते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक ही बाबू कट जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है तो लिखेगा मात्रक विहीन, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा मात्रक विहीन। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कट जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो आवर्धन है बाबू ये किसके बराबर होता है, तो आवर्धन आपको याद रखना है भी बट्टा यू के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं कि परजीवी होते हैं, कि इनमें से सभी होते हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, फटाफट आप लोग यहां पे आंसर करिए। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे आंसर करिए बाबू मेरे कि सभी हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा बाबू बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये सारा का सारा 50 के 50 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर ये सभी प्रश्न अगर आपको याद रहेगा बाबू तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। फटाफट आप लोग यहां पे बता दीजिए। चलिए 83% बच्चे यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए 83% बच्चे कौन सा आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं, स्वपोषी। बहुत ही बढ़िया, 83% बच्चे यहां पे बोल रहे हैं गुरुजी स्वपोषी होगा। बहुत ही बढ़िया बाबू मेरे, स्वपोषी होगा। और सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं बाबू, आपको याद रखना है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी बोला जाता है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन आता है कि हरे पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद भी बोलते हैं। उत्पाद भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना जो भोजन है ये लोग स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। अब इसमें पहचानना है बाबू मेरे कि इसमें लवण कौन है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए पहचान के कि इसमें लवण कौन सा है। आपको याद रखना है जो बाबू क्षार है, क्षार के बाबू अंत में क्या होता है, OH होता है। ये ट्रिक है, आप लोग यहां पे याद रखिएगा। ये क्या है बाबू, ट्रिक है। क्षार जो होता है उसके अंत में OH होता है। अगर ये आपको पता लग गया बाबू, ये अगर आपको याद रहेगा तो इसमें आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप लोग लवण ढूंढ सकते हैं कि इसमें लवण कौन सा है। तो जल्दी से इसमें ढूंढ के बताइए कि इसमें लवण कौन सा है। चलिए देखिए इसका सभी बच्चे गलत आंसर कर दिए, इसका गलत आंसर कर दिए भाई। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें आपसे लवण बोला जा रहा है। आप लोग अम्ल पे टिक लगा रहे हैं, आप लोग HCl पे टिक लगा रहे हैं। देखिए ऐसे ही बाबू क्या हो जाएगा, यहां पे बोर्ड परीक्षा में बाबू मेरे गलती हो जाएगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से लवण कौन सा है। चलिए बच्चे गलती आंसर कर दिए। ए पे दे रहे हैं यहां पे 40%, ठीक है। अब बी पे जो है बाबू यहाँ पे 34%। सभी बच्चे देखिए कितना यहाँ पे गलती किया, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो और यहाँ पे सी पे दिए हैं 22%। भाई ये 22% वाले ही बच्चे सही है, यानी 100 बच्चा में से 22 ही बच्चा बाबू यहाँ पे सही कर पाए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बाबू मेरे। देखिए जो क्षार होता है, यहां पे आपसे लवण पूछा है ना, क्षार थोड़ी पूछा है, यहां पे आपसे लवण पूछा है। क्षार के लास्ट में क्या होता है, OH। अब देखिए इसमें बाबू OH है लास्ट में, तो ये हो गया क्षार। ये भी क्या हो गया, इसमें भी लास्ट में OH है तो ये भी क्षार हो गया। तो बाबू आपसे पूछ रहा है लवण, ये तो दोनों क्षार है, ये हटा दीजिए तो ऑप्शन होगा नहीं। और ये HCl क्या है बाबू, HCl पे आप लोग सबसे ज्यादा आप लोग वोट किए हैं। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है ना बाबू, ये हमारे पेट में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है बाबू, हमारे पेट में बनता है। ये तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये क्षार हो गया। बचा जो ये बाबू सी वाला, यही तो क्या है K2SO4 क्या है, लवण है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
K2SO4 क्या है बाबू, तो ये लवण है, इसे आप लोग यहां पे याद रखिएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब आप लोग पहचान लीजिएगा, तो एक बार आप लोग यहां पे ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। पहचानने का बाबू बस यही ट्रिक है कि जो क्षार है ना उसके लास्ट में क्या होगा, OH। क्षार को पहचान लीजिए, और जो अम्ल है बाबू ये 3-4 गो होता है, ये HCl अम्ल हो गया, एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक HNO3। बस ये 3 गो अम्ल होता है, तो 3 गो अम्ल का नाम आप लोग याद रखिए, और जो क्षार होता है उसके लास्ट में OH है ही, ऐसे करके आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू VVI क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि निम्न में से कौन किसी लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस का क्षमता क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को, आप लोग जानते हैं ना लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ जाता है, देखिए ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ गया, यहां पे जा रहा है ऐसे मुड़ गया, यहां पे जा रहा है ऐसे मुड़ गया। तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, डायोप्टर, बहुत ही बढ़िया। 69% बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं, सी, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पे सी बच्चे आंसर कर रहे हैं, 68% ही बच्चे यहां पे आंसर कर पाए हैं, यहां पे 68% ही बच्चे आंसर कर पाए हैं डायोप्टर। आपको बाबू मेरे याद रखना है, ये सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का है सही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक और होता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आपको ये याद रखना है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगर डायोप्टर देगा तो डायोप्टर पे टिक लगाइएगा, अगर सेंटीमीटर इनवर्स देगा तो सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभयलिंगी का मतलब देखिए बाबू, ये सारा का सारा एकदम VVI क्वेश्चन है 26 बोर्ड एग्जाम के लिए 2026। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी, या इसे हम लोग द्विलिंगी भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी भी बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिए, जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है। वो कौन है, केंचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए वो क्या है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए 86% यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बाबू मेरे जो भी आपसे गलती हो रहा है उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद आप लोग कर लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीका से। चलिए 85% यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए बाबू मेरे, फटाफट आपको क्या करना है, जल्दी से आपको यहां पे आंसर करना है। बहुत ही बढ़िया। तो बाबू मेरे यहां पे आप लोग आंसर कर रहे हैं, यहां पे 83% जो बच्चे हैं वो आंसर किए हैं यहां पे केंचुआ। बहुत ही बढ़िया, 83% जो बच्चे हैं वो आंसर किए हैं केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ है ये उभयलिंगी जंतु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी कोई भी अगर उदासीन है यानी उसका टेस्ट नहीं है, यानी ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है कि 14 होता है कि 0 होता है, जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे। जल्दी से यहां पे आप लोग क्या करिए, आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, यहां पे सभी बच्चे यहां पे साथ साथ आंसर कर रहे हैं। चलिए एकदम 80% यहां पे बच्चे लोगों का 70 आ रहा है। भाई इसमें 90 आना चाहिए, क्योंकि ये सारा देखिए, आज बाबू हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, और पूरा बाबू किताब से एकदम आपके बुक से एकदम चुन चुन के लाए हैं, जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए बाबू अगर 50 क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बाबू इसी में से आ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी ना ही ये अम्लीय होता है ना ही ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। अब भी हम आपको बताएं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, मात्रक विहीन होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट बाबू हम आपको बताए थे। आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और जब हम लोग आवर्धन निकालते हैं तो उसका मात्रक कट जाता है। जब मात्रक बाबू मेरे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा कि नहीं? जब बाबू हम लोग आवर्धन निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई लिखते हैं, वस्तु का ऊंचाई लिखते हैं, तो उसमें मीटर में दिया रहता है या सेंटीमीटर में, तो वो कट जाता है। जब मात्रक ही कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा। और इसमें भी बच्चे देखिए 51% आंसर कर रहे हैं। वाह, अब भी बाबू हम आपको बताए थे 51% ही यहां पे बच्चे यहां पे आंसर कर पाए हैं। देखिए बाबू, यहां पे हम आपको बताए थे कि नहीं निकाल के कि उसका मात्रक कट जाता है। तो लेंस का आवर्धन हो चाहे दर्पण का आवर्धन हो, आवर्धन का बाबू मात्रक नहीं होता है। आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। ये मात्रक विहीन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा जो होता है बाबू, ये इस प्रकार का होता है। और अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ये आपको बताना। मान लीजिए यहां पे भोजन है, तो ये किसके द्वारा पकड़ेगा? स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, मुंह के द्वारा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ेगा। सारा का सारा बाबू एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। 85% बच्चे देखिए, ये क्या होता है बाबू? जो ये उठा वाला भाग होता है इसे हम लोग कुटपाद बोलते हैं। और अमीबा इसी से अपना भोजन पकड़ के सीधे अंतर ग्रहण करता है, ठीक है ना। अमीबा जो है अपना भोजन का क्या करता है? सीधे अंतर ग्रहण करता है। यहां पे देखिए सी वाले बच्चे आंसर कर रहे हैं, यहां पे 80% बच्चे, 81% यहां पे बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं कुटपाद। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कुटपाद। जो अमीबा होता है बाबू, ये इसमें क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है। और इसी से अपना भोजन पकड़ता है और भोजन को सीधे अंतर ग्रहण कर देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? अब आपको बताना है जो अधातु होते हैं। देखिए जो बाबू मेरे अधातु होते हैं इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, अधातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन एगो अधातु है अपवाद में जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। वही आपको बताना है कि वो कौन सी अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट है कि सल्फर है कि नाइट्रोजन है कि क्लोरीन है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए जो धातु से केवल बाबू विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। धातु से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन जो अधातु होता है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन यहां पे एक अपवाद में है बाबू अधातु जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। वो कौन है आपको यहां पे बताना है। चलिए 70% यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं बाबू मेरे। फटाफट आप लोग देखिए, पोल जा रहा है ना, तो उसमें आप लोग फटाफट यहां पे आंसर कर दीजिए। ए बच्चे यहां पे कर रहे ग्रेफाइट, बहुत ही बढ़िया। 70% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी ग्रेफाइट, बहुत ही बढ़िया। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी अधातु है? देखिए ग्रेफाइट आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ग्रेफाइट आपको पेंसिल में मिलेगा देखने के लिए। पेंसिल में जो बाबू ब्लैक वाला होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है और वो अधातु है, ठीक है ना। और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है आपके 26 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये 2026 में बाबू एकदम 100% आएगा। इसे आपको याद रखना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई। देखिए इसमें से जो आंसर होगा आप लोग यहां पे खट से आप लोग हमें बता दीजिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। इसे हम लोग स्नेल का भी नियम बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसे हम लोग स्नेल का भी नियम बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का भी नियम बोला जाता है। और स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक का यानी म्यू का मान क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए बच्चे यहां पे बी आंसर कर रहे हैं और बी पे जो बाबू टोटल वोटिंग आया है 70% आया है, यानी 100 में से 70 बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वाह क्या बात है। चलिए
70% बच्चे बोल रहे गुरुजी यहां पे बी, बहुत ही बढ़िया। 70% जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं गुरुजी बी होगा, बहुत ही बढ़िया। साइन आई बटा साइन आर, ये आपको याद रखना है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, और ये स्नेल का गणितीय रूप है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, दो को नियम होता है, और प्रकाश के अपवर्तन का जो बाबू दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। अगर हम लोग आयोडीन खाना छोड़ दें, जो नमक में बाबू आयोडीन मिला के मिलता है, ठीक है ना, तो वो अगर हम लोग आयोडीन खाना छोड़ देंगे तो कौन सा रोग होगा आप लोगों को बताना है। घेंघा होगा, मधुमेह यानी शुगर होगा, स्कर्वी होगा कि एड्स होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर हम लोग आयोडीन खाना छोड़ दें तो कौन सा बीमारी हम लोगों का हो जाएगा। घेंघा हो जाएगा यानी गर्दन का नस यहां का फूल जाएगा, कि शुगर हो जाएगा, कि स्कर्वी हो जाएगा, कि एड्स हो जाएगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। चलिए 84% यहां पे बच्चे बोल रहे गुरुजी, वाह क्या बात है, 84% बोल रहे हैं यहां पे कि गुरुजी घेंघा होगा, बहुत ही बढ़िया। 84% बच्चे बोल रहे हैं, यानी 100 में से 84 को बच्चा यहां पे बोल रहे हैं कि गुरुजी आयोडीन की कमी से अगर हम लोग आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंघा रोग हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गवाइटर बोलते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में गवाइटर बोला जाता है। इसमें क्या होता है बाबू, जो गला है ना बाबू वो फूल जाता है, यहां पे इसे घेंघ निकल जाता है, इसीलिए इसे हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। देखिए बाबू हम आपको बताए थे, देखिए एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। धातु बताए थे, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको याद रखना है पीबी, यानी बाबू पीबी का मतलब होता है पारा, ठीक है ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। पारा जो धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये तो धातु का बात हो गया, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो आपको याद रखना है पारा। लेकिन यहां पे बाबू मेरे आपसे क्या पूछ रहा है, कौन ऐसा अधातु है, यहां पे अधातु आपसे पूछ रहा है। यहां पे तो हम आपको धातु बताए, क्योंकि धातु वाला भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव है, तो पारा। लेकिन यहां पे पूछ रहा है अधातु, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग एकदम आंसर गलत कर दिए ना, ए बच्चे यहां पे 49, बी 45। बाबू मेरे ये हम आपको कई बार बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। देखिए आप लोग गलती कैसे की है, इसको आप लोग दे रहे हैं 49%, इसको आप लोग दे रहे हैं यहां पे 45%। बाबू आज ही आप लोग इसे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। चलिए चलिए यहां पे बाबू मेरे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो अधातु अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है बाबू, बी आर यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है बाबू ये अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। और जो आप लोग पारा आंसर किए ना, पारा बाबू धातु है। अगर पूछता कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है, तो आपको याद रखना है पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है। तो धातु अगर पूछता तो पारा होता, लेकिन यहां पे अधातु पूछा है तो अधातु बाबू आपका ब्रोमीन होगा। और ये आपको याद रखना है, याद रहेगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए, याद रहेगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे। और जो भी बच्चे एक बार आप लोग यहाँ पे लाइक वाइक बाबू नहीं किए हैं, प्लीज एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अब बाबू आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और गलती कर दीजिएगा तो बाबू फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। उससे बढ़िया आप लोग याद कर लीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है ना बाबू, पूरा किताब का निचोड़ क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है, तो अधातु आपका होगा ब्रोमीन, और पारा होगा बाबू धातु। अगर पूछता कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो धातु आपको याद रखना है पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर एक ठीक ठाक आंख है बाबू, स्वस्थ का मतलब अगर एगो ठीक ठाक आंख है तो वो कितना दूर का वस्तु देख सकता है, आपको बताना है। 25 सेंटीमीटर, शून्य तक, 250 सेंटीमीटर की अनंत तक। अगर एगो आंख बाबू स्वस्थ है, सही है, तो वो कितना दूर देख सकता है, इसका दूर बिंदु कितना है, यानी वो कितना दूर देख सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए आंख का बाबू दूर बिंदु कितना है। फिर बच्चे यहां पे गलती आंसर करने लगे, फिर बच्चे यहां पे बाबू मेरे गलती आंसर करने लगे। देखिए बच्चे ए पे 30% कर रहे, बाबू आप लोग कंफ्यूजन में हैं,
काहे कंफ्यूजन में हैं आप लोग? यहाँ पे ए पे 30% कर रहे हैं और जो डी है उस पे यहाँ पे 60% बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं बाबू। देखिए एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम नजदीक वाला बिंदु बाबू कितना होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए वस्तु को यहां पे रखिएगा, आंख से 25 सेंटीमीटर के दूर पे रखिएगा, 25 सेंटीमीटर इतना हुआ। आंख से बाबू अगर 25 सेंटीमीटर दूर रखिएगा तो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, बिना आंख पे जोर दिए वस्तु दिखाई देगा। पास में लाइएगा ना तो आंख पे जोर डालना पड़ता है देखने के लिए। तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर कितना होता है बाबू? दूर आप लोग कहीं तक, जैसे सूर्य, तारा, जो तारा हम लोग देखते हैं ना छत पे सो के, वो अनंत में है, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेते हैं अपनी आंखों से। तो दूर बिंदु होता है अनंत। आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा कि दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकट वाला बिंदु कितना होता है बाबू, आपको याद रखना है। तो निकटतम बिंदु यहां पे होता है 25 सेंटीमीटर। और आप लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और दूर वाला बिंदु कितना होता है? तो दूर वाला बिंदु अनंत होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। यहां पे पूछ रहा है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु बाबू अनंत होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं बाबू, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्णहरित। पर्णहरित का मतलब हुआ हरित लवक यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। यानी पेड़ पौधों को बाबू भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्वपोषी पोषण किसमें होता है? कौन अपना भोजन स्वयं बना लेता है? तो पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। चलिए, तो यहां पे जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, यहां पे 69% बच्चे बोल रहे, गुरुजी 69% यहां पे डी पे टिक कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 68 हो गया। चलिए इनमें से सभी जो बाबू आप यहां पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, 69% आप लोग यहां पे आंसर किए हैं। ठीक है, यहां पे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण का मतलब बाबू मेरे क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे ना अपना भोजन स्वयं बनाते, खुद से बनाते हैं। तो खुद से पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पे होता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। सूर्य का प्रकाश ये वायुमंडल से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, यानी सारा चीज का प्रयोग करते हैं। यानी इनमें से सभी से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? अब इसमें से आपको बताना है बाबू, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि किस धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगर उसे किरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे तो बाबू जलने लगता है। ठीक है ना, अगर उस पर पानी डाला जाएगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलने लगता है। पानी में रख दीजिएगा तो और जल्दी बाबू जलने लगता है। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? तो आपको याद रखना है किसे। जल्दी से आप लोग यहां पे कॉमेंट करके बता दीजिए। चलिए 72% यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं। फटाफट बाबू मेरे यहां पे आपको आंसर करना है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। फटाफट आप लोग यहां पे बता दीजिए किसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। चलिए 73% बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं बी। बहुत ही बढ़िया, 73% बच्चे यहां पे बोल रहे हैं बी यानी सोडियम। इसे आपको याद रखना है। सोडियम धातु का संकेत क्या होता है? Na होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे किरोसिन तेल से, अगर वायु के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो जलने लगेगा। ठीक है, अगर इसे मान लीजिए पानी में डालिएगा ना तो बहुत तेजी से आग लगता है, आवाज धमाका करता है और यहां पे आग भी लगता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है नकली धातु, NaKli। ठीक है ना, नकली जो धातु होता है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। Na का मतलब सोडियम, जो ये सोडियम है ना, ये धातु है और इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम धातु को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। Li का मतलब क्या होता है? लिथियम, लिथियम धातु को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अब यहां पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को अगर
दूर करना है तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उत्तल लेंस के उपयोग में, अवतल लेंस के उपयोग में ये हम आपको लिखवाए थे, आपको याद होगा। तो यहां पे बाबू मेरे आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसके चश्मे में हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे ताकि वो दूर मतलब जो दोष है वो दूर हो जाए। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, उत्तल लेंस लगाएंगे कि अवतल कि बेलनाकार कि इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए तो आप लोग यहां पे बाबू मेरे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बच्चे यहां पे 58% यहां पे राइट आंसर किए हैं। अब आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझिए, देखिए निकट दृष्टि दोष में बाबू हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष में आपको याद रखना है, दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? दूर दृष्टि। अब इसका एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या होता है बाबू? देखिए एक बाबू आपका निकट लिखा है, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, निकट, निकट, ठीक है। अब इसमें ना बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन किसका होगा। एक होता है बाबू दूर, दूर दृष्टि दोष। दूर में कितना अक्षर है बाबू? 2 गो। और इसमें कितना है? 3 गो है। तो देखिए ये छोटा है ना बाबू, इसमें 2 गो अक्षर है, इसमें 3 गो अक्षर है, तो छोटका वाला हमेशा छोटा में जाएगा। उत्तल लेंस देखिए 3 गो अक्षर में लिखा है ना, और जो अवतल लेंस है वो 4 गो अक्षर में लिखा है। तो ये ज्यादा अक्षर में लिखा है कम, तो कम अक्षर वाला बाबू कम के साथ होगा, और ज्यादा अक्षर वाला बाबू क्या होगा? ज्यादा अक्षर के साथ होगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट और दूर, तो निकट बाबू ज्यादा अक्षर में लिखा है तो ये ज्यादा अक्षर वाले के साथ होगा। दूर कौन ज्यादा अक्षर वाला कौन है? अवतल लेंस, तो ये हो जाएगा बाबू हम लोगों का अवतल लेंस। और दूर जो है बाबू ये छोटा है, मतलब निकट से मतलब ये छोटा है, तो छोटा वाला हमेशा आपको याद है छोटा नाम के साथ जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के साथ, और निकट दृष्टि दोष जो है बाबू अवतल लेंस के साथ जाएगा, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। छोटा नाम वाला छोटा के साथ है, अब बड़ा नाम वाला बड़ा के साथ है। जैसे दूर दृष्टि दोष, दूर दूर मतलब ये छोटा में लिखा है तो ये छोटका के साथ है। निकट देखिए बाबू ये 3 अक्षर में, इससे तो बड़ा है ना, तो जो बड़ा नाम है वो बड़ा लेंस के साथ ही जाएगा। बस ऐसे आपको ट्रिक से याद रख लेना है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष में बाबू किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन अवधि होता है, यानी जो आरबीसी होता है, देखिए बाबू हम लोगों का जो ब्लड होता है ना, ये मतलब मेनली आप लोग बोल सकते हैं मतलब 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों का लाल रक्त कणिका होता है, ठीक है ना? और एक यहां पे आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड कर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। एक होता है डब्ल्यूबीसी, आपको याद रखना है, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। जो डब्ल्यूबीसी होता है बाबू इसका जीवन काल होता है 12 से 20 दिन, इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, बोर्ड एग्जाम में आता है। और जो आरबीसी होता है, यानी जो लाल खून होता है, इसका बाबू आपको बताना है कि जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहता है, ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। 80 यहां पे 81% यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आप लोग और आंसर करिए, आप लोग यहां पे और वोटिंग करिए, दबा के आप लोग वोटिंग करिए यहां पे। चलिए तो यहां पे बाबू मेरे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? तो आरबीसी का जो बाबू जीवन अवधि होता है वो 120 दिन का होता है। चलिए बच्चे यहां पे 80% आंसर किए हैं। अब आप लोग याद रखिएगा 80% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? यानी आरबीसी का जो जीवन अवधि है बाबू आपको याद रखना वो 120 दिन, यानी जो हम लोग का उंगली कटता है ना, लाल ब्लड निकलता है, वो बाबू हमारे शरीर में कितना दिन तक जीवित रहता है? तो आपको याद रखना है वो 120 दिनों तक जीवित रहता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, यानी जो श्वेत मतलब उजला खून होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे उंगली कटेगा ना तो सबसे पहले व्हाइट पानी की तरह निकलता है, वो होता है हम लोगों का व्हाइट ब्लड। उसके बाद लाल मतलब जो रेड ब्लड होता है ना, वो हम लोगों का निकलता है, लाल रक्त निकलता है। पहला कटेगा तो उजला खून निकलता है, वो बहुत कम होता है तो वो कम निकलता है। लाल ब्लड जो होता है सबसे ज्यादा होता है तो वो सबसे ज्यादा निकलता है। तो व्हाइट जो ब्लड होता है बाबू, खून जो हम लोगों का उजला वाला खून होता है, ये हमारे शरीर में बस 12 से 20 दिन तक जीवित रहता है, इसे आपको याद रखना है। और जो लाल खून होता है जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, ये 120 दिनों
तक जीवित रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। अब इसमें आपको देख के बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहां पे आपको बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। लोहा, सोना, चांदी, हीरा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। चलिए खटाखट आप लोग यहां पे वोटिंग करिए। मात्र 73% ही बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं। बाबू मेरे आप लोग क्या करिए, राइट आंसर बाबू यहां पे करने का कोशिश करिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें से कौन सा है। ये सारा बाबू हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं गुरुजी हीरा, ठीक है ना। डी पे सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं और यहां पे 73% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी डी होगा। बहुत ही बढ़िया बाबू। देखिए सबसे यहां पे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा हो जाएगा। 73% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं हीरा। अब अगर हम आपसे पूछे कि हीरा बाबू किसका अपरूप है, तो हीरा आपको याद रखना है ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है बाबू, तो ये कार्बन का अपरूप है हीरा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कार्बन है ये भी अधातु है, आपको याद रखना है। और इसी से बाबू हीरा भी बना है, तो हीरा भी अधातु है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि हीरा क्या है, धातु है कि अधातु है। तो हीरा क्या है बाबू, अधातु है। जो अधातु है बाबू वो चमकते नहीं है, लेकिन जो हीरा है इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। ये अपवाद है, ठीक है ना, इसमें चमक पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये अधातु है लेकिन ये क्या होता है, चमकता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर या विभव दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, बोल्ट होता है कि ओम होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए विभवांतर का एसआई मात्रक। चलिए इसमें बच्चे गलती आंसर करेंगे क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हुआ, इसीलिए बच्चे यहां पे इसमें गलती आंसर करेंगे। लेकिन पढ़ाने का मकसद यही है बाबू, ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से आप बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए बच्चे यहां पे सी आंसर कर रहे हैं। 39% ही यहां पे बच्चे, डी नहीं बाबू, डी गलती हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे, यहां पे सी आंसर कर रहे हैं बोल्ट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बच्चे बोल रहे थे गुरुजी डी सही होगा और सही का टिक लगा के भेज रहे थे। तो बाबू ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसे आप लोग अब याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, संवाहक उत्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि संवाहक उत्तक कौन सा है। संवाहक यानी बाबू ढोने वाला, जैसे भोजन को ढोने वाला, जल को ढोने वाला, जिसे जो ढोने वाला मतलब जिससे बाबू क्या होता है, खाद्य पदार्थों का सम्मोहन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ढोने वाला उत्तक यहाँ पे उत्तक कौन सा है। निम्नलिखित में से सम्मोहक उत्तक कौन सा है, एपिडर्मिस है, यहाँ पे फ्लोएम है कि जाइलम है कि यहाँ पे बी और सी दोनों है। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए इसमें कौन है। सम्मोहन उत्तक, सम्मोहक का मतलब, सम्मोहन का मतलब क्या हुआ बाबू, यहां पे ढोने वाला। तो देखिए जो फ्लोएम होता है बाबू, देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों बाबू क्या है, ये जाइलम, सम्मोहन उत्तक क्या है, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या है बाबू, सम्मोहन उत्तक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बच्चे कितना आंसर किए हैं, 50% यहां पे बच्चे आंसर किए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जो जाइलम होता है बाबू ये किसका सम्मोहन करता है, तो ये जल का सम्मोहन करता है। सम्मोहन का मतलब होता है ढोता है, ये जमीन से जल को क्या करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है। फ्लोएम बाबू किसका सम्मोहन करता है, तो फ्लोएम जो है बाबू ये भोजन का सम्मोहन करता है, यानी ये भोजन को ढोता है। सम्मोहन का मतलब ढोने वाला। इसमें से ढोने वाला उत्तक कौन सा है, तो जाइलम जल को ढोता है और जो फ्लोएम है ये भोजन को ढोता है। तो ये दोनों क्या है, सम्मोहन उत्तक है। यहां पे बी और सी जो है ये सम्मोहन उत्तक है। देखिए आप लोग ये गलती कर दिए, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, यानी शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट की 12 कैरेट? जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, जल्दी से यहां पे आप लोग यहां पे बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि जो शुद्ध सोना होता है इसको व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को हम लोग कितने कैरेट में व्यक्त करते हैं ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि शुद्ध सोना जो है ये कितने कैरेट का होता है। जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितने परसेंट बच्चे आंसर किए। वाह क्या बात है, 77%। वाह बहुत बढ़िया। यहां पे 77% बच्चे यहां पे बोल रहे हैं कि गुरुजी 24 कैरेट, यानी बी वाला जो बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे कि गुरुजी बी सही हो जाएगा। बिल्कुल भी सही है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है बाबू इसको कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना मतलब 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। और जो शुद्ध सोना होता है यानी जो 24 कैरेट वाला सोना होता है ये कैसा होता है बाबू? तो ये मुलायम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कैसा होता है? मुलायम। और जब मुलायम होगा तो इससे हम लोग गहना यानी आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए बाबू कितना कैरेट सोना लेते हैं? तो 22 कैरेट सोना लेते हैं और इसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला देते हैं, तो ये मिश्र धातु बन जाता है और ये हो जाता है कठोर। कठोर हो जाता है तो इससे हम लोग आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आभूषण बनाने वाला जो सोना है वो कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण यानी गहना बनाने वाला सोना जो है बाबू ये कितने कैरेट का होता है? तो ये 22 कैरेट से हम लोग आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सोने की शुद्धता को हम लोग मतलब सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो सोने की बाबू शुद्धता हम लोग कैसे दिखते हैं? तो आपको याद ना, उस पे एक होल मार्क होता है, तो होल मार्क को देखते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां से 3 गो क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। शुद्ध सोना कैसा होता है? शुद्ध सोना मुलायम होता है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में। 24 यहां पे जो आभूषण बनाने वाला सोना है वो कितने कैरेट का होता है? नहीं, जो गहना बनाने वाला सोना है वो कितने कैरेट का होगा? तो गहना बनाने वाला जो सोना है बाबू आपको याद रखना है ये 22 कैरेट का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ये हम आपको पढ़ाए हैं बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग, विभवांतर को हम लोग किससे मापते हैं? चलिए जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए, विभवांतर को हम लोग किससे मापते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी बच्चे हमारे लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं आप लोग क्या कर दीजिएगा, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। बहुत ही बढ़िया, यहां पे बच्चे आंसर किए हैं बी, बहुत ही बढ़िया, बोल्ट मीटर, बहुत ही बढ़िया। एक बार हम आपको पढ़ाए थे, कितना परसेंट बच्चे? 71%, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग एकदम बहुत अच्छा आंसर किए हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बाबू हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। विभव भी इसी से मापाता है, विभवांतर विभव दोनों इसी से मापा जाता है। और ए मीटर से क्या मापते हैं बाबू? बोर्ड एग्जाम में आता है कि धारा को हम लोग किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा या धारा को हम लोग किससे मापते हैं? तो ए मीटर या आ मीटर से धारा को मापते हैं। विभव या विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रक्त क्या है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि रक्त क्या है। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए बाबू इसमें से कि रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे कि रक्त क्या है। फास्ट बाबू ही पढ़ा रहे, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि इसमें रक्त क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग यहां पे आंसर करेंगे। चलिए रक्त क्या है बाबू मेरे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बाबू आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, 57% ही बच्चे यहाँ पे आंसर कर पा रहे हैं। भाई ये गलत बात है, ठीक है ना।
रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के एक अणु में एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, आपको बताना है। नाइट्रोजन के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? तो बाबू हम आपको बोले थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये हम आपको पढ़ाए थे ना। और इसमें से एगो ना एगो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, दूगो हाइड्रोजन परमाणु के सिंगल, दूगो ऑक्सीजन में क्या होता है डबल, दूगो नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तीन आबंध होता है। तो देखते हैं बच्चे यहां पे क्या आंसर किए हैं। चलिए 42% बच्चे बोल रहे हैं बी। देखिए इस क्वेश्चन को गलत कर दिए। देखिए ये बाबू हम आपको कितना बार बताते हैं, ये बाबू हम आपको कितना बार बोले हैं बाबू, आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन आप लोग यहां पे याद नहीं रखते हैं। आज तो कम से कम याद रख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बाबू कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होता है। वही बोल रहे हैं नाइट्रोजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बाबू ट्रिपल बॉन्ड होता है, तीन आबंध होता है। देखते हैं यहां पे कितना परसेंट। चलिए अब बच्चे देख के 45%, तो गलती है बच्चे, ये आंसर किए हैं। लेकिन इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जूल होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है। जूल किसका होता है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वोल्ट किसका होता है, तो विभव का और विभवांतर का, विभव और विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। देखते हैं कितने परसेंट यहां पे बच्चे आंसर किए हैं। देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन का बच्चे यहां पे 63% ही आंसर किए हैं, 63%। भाई ये सब आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये सब आपको यहां पे याद रखना होगा। देखिए प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एक क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता, ठीक है ना, तो प्रतिरोध का बड़ा भाई है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओम मीटर, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम मीटर, इसे आपको यहां पर याद रखना है। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या है, ओम मीटर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। बाबू हम आरबीसी का बता दिए, यानी लाल रक्त कणिकाओं का बताए थे, 120 दिन होता है ना, 120 दिन लाल ब्लड जीता है बाबू हम लोगों के शरीर में। यहां पे आपको बताना है कि मनुष्य में जो बाबू श्वेत रक्त होता है, जो व्हाइट ब्लड होता है बाबू, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, यानी हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड है यानी जो श्वेत रक्त है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक। जल्दी से आप लोग बता दीजिए जो रेड ब्लड है बाबू वो कितना दिन तक जीवित रहता है। चलिए 78% बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, तगड़ा आप लोगों का यहां पे आंसर आ रहा है। ए जो ऑप्शन आ रहा है बाबू यहां पे 12 से 20 दिन, यहां पे 78%, बहुत ही बढ़िया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो लाल ब्लड है यानी आरबीसी रेड ब्लड करपसल जो होते हैं ये 120 दिनों तक जीते हैं, और जो व्हाइट ब्लड होते हैं बाबू ये 12 से 20 दिन तक जीते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर कोई एक जवान आदमी है तो उसका कितना दांत होगा, 28 गो, 30 गो, 32 गो, 34 गो। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि अगर एक वयस्क मनुष्य है, अगर एक जवान आदमी है तो उसके कितने दांत होंगे, ये आपको बताना है। 28 गो, 30 गो, 32 गो, 34 गो। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2026 में पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा।
चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा। 32 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए 84% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी 32 को, बहुत ही बढ़िया। 84% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी यहाँ पे 32, सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि विद्युत धारा का सबसे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका सबसे अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर क्या होता है। लकड़ी है कि प्लास्टिक है कि कार्बन है कि चांदी है। कौन ऐसा है बाबू जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम चालक उसे बोला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा चालक का मतलब हुआ सर्वोत्तम चालक कौन है विद्युत का, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए 72% बच्चे बोल रहे हैं यहां पे। चलिए 72 68 हो गया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे फटाफट बाबू मेरे आप आंसर करिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। फटाफट आप लोग यहां पे आंसर करेंगे। चलिए तो यहां पे बच्चे बाबू मेरे डी आंसर कर रहे हैं, 65% चांदी। आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से ही आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी क्यों होता है, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए विद्युत का सबसे ये अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 में बाबू ये क्वेश्चन आएगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है। वाहक का मतलब होता है ढोने वाला। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो बाबू का सारा हवा जो है जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हमारे फेफड़े तक जाता है। फेफड़ा क्या करता है कि आगे ऑक्सीजन को ही बढ़ने देता है, बाकी सारे जो मतलब गैस है उसको रोक लेता है। केवल ऑक्सीजन जो है फेफड़ा के अंदर से ब्लड में जाता है। ब्लड में होता है बाबू आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी यानी जो लाल खून होता है ना, उसी में जो ऑक्सीजन है जाके मिलता है। और जो आपको पता है कि ब्लड जो है चारों तरफ फैला हुआ है हम लोगों के शरीर में, तो वो जो ब्लड है रेड ब्लड, वो क्या करता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा बच्चे आंसर किए हैं, कितना परसेंट, सी बच्चे यहां पे आंसर किए हैं 59%। इसे आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी में यानी लाल जो खून होता है ना, यही क्या करता है हमारे शरीर में, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां पे ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, तो यही आरबीसी पहुंचाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो आरबीसी होता है इसे आप लोग याद रखिएगा, आरबीसी जो लाल खून है ये लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो लाल ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन का वाहक होता है, वही ऑक्सीजन को मतलब ढोने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधों में जो गैस बाबू, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो पेड़ पौधों में कहां से ऑक्सीजन जाता है और कहां से बाहर निकलता है, ये आपको बताना है। रंध्र से, जड़ से, तना से, टहनी से। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि यहां पे पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा पेड़ पौधे जो हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रंध्र के द्वारा, जड़, तना, टहनी। जल्दी से आप लोग बता दीजिए पेड़ पौधों में गैसों को का जो गैस होते हैं पेड़ पौधों में, जैसे देखिए ऑक्सीजन पेड़ पौधा क्या करता है, छोड़ता है, तो कहां से निकलता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेता है तो पेड़ पौधों में कहां से जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है बाबू, आपको याद न, छोटे छोटे रंध्र। इसमें क्या होते हैं बाबू, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। इसी से क्या होते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो भी अंदर, यहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो भी बाहर निकलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी अंदर जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। और कितना परसेंट यहां पे आंसर आया है, तो यहां पे मात्र 74% बच्चे राइट आंसर किए हैं, रंध्र। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जनित्र, यानी हिंदी में जनित्र, इंग्लिश में जनरेटर। गैल्वेनोमीटर, मीटर, मोटर। आपको यहां पे बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो शादी ब्याह में आप लोग जानते हैं ना, शादी ब्याह जब गांव में होता है जनरेटर बांधा जाता है, तो हम लोग इंग्लिश में उसे जनरेटर बोलते हैं। उससे क्या उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। जनरेटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, जनित्र। जो जनित्र है बाबू यही क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहां पे 65% बच्चे आंसर किए हैं, आप लोग याद रखिएगा
ये सारा का सारा बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जनित्र का मतलब जनरेटर, जनरेटर से ना बाबू बिजली उत्पन्न होता है, वही बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। देखिए कितना ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। 1 8 यहां पे यहां सॉरी 2 8 1 4, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो मानव का बाबू ये हृदय है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, ये आपको बताना है, यानी कितने कोष्ठ होते हैं ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखिए बच्चे लोगों को यह भी नहीं पता है भाई कैसे काम चलेगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं। मानव का हृदय बाबू कितने भागों में बटा होता है, तो मानव का जो हृदय है बाबू ये 4 भाग में बटा होता है ना, 4 भाग में होता है। दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, आपको याद है ना, ये सब आपको रखना पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो मानव हृदय जो है वो कितने भागों में बटा होता है, तो ये 4 भागों में बटा होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। याद रहेगा ना, याद रखिएगा बाबू, ये सारा का सारा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना। और देखिएगा 50 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। ग्रंथि जो होता है बाबू शरीर के अंदर होता है, और जो अंग होता है शरीर के बाहर होता है। जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है, ग्रंथि सॉरी ये सब अंग है। आंख हो गया, ये सब अंग है जो शरीर के बाहर है। ग्रंथि जो होता है शरीर के अंदर होता है, जैसे अग्न्याशय हो गया, अंडाशय हो गया, एड्रेनल हो गया, यकृत हो गया। यकृत यानी लीवर। इसमें बाबू हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको यहां पे बताना है। फटाफट बाबू मेरे वोट करिए। इतना आप लोग स्लो वोट करते हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, स्लो यहां पे वोट करते हैं। चलिए जल्दी से बाबू मेरे, और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे बाबू मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना है यकृत यानी लीवर। हम आपको बोले थे ना ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन कितना होता है बाबू, 1.5 किलो का होता है, ठीक है ना। और यकृत में क्या बनता है, पीत रस बनता है, ठीक है ना, पीत बनता है। और पीत यकृत से स्रावित भी होता है, पीत भी यकृत में बनता है और यकृत से स्रावित होता है। और ये हमारे शरीर का बाबू आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पराग कोष में होता है। अभी आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं, पंखुड़ी होती है, बीजाणु होता है, अंडप होते हैं, पराग कण होते हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहां पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए पराग कोष में क्या होता है। 72% बच्चे आंसर कर रहे हैं, वाह क्या बात है, एकदम मजा आ गया देख के ये, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं, ये आपको यहां पे बताना है, इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए यहां पे 68% बच्चे बोल रहे हैं डी, बहुत ही बढ़िया। इसे आप लोग बाबू मेरे याद रखिएगा, ये फूलों में होता है पराग कण, पराग कोष होता है। फूल फूल आप लोग देखे हैं ना, फूल जो फूल होता है उसमें होता है पराग कोष। अब पराग कोष में क्या होते हैं बाबू, पराग कण होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2026 में आ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, एक रंग होता है कि 2 रंग होता है कि 6 रंग होता है कि 7 रंग होता है, ये आपको बताना है। यानी जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें टोटल कितने रंग होते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। वाह 88, जो आसान क्वेश्चन रहता है उसका 88 से शुरू होता है, 100% से सही होता है, शुरू होता है। चलिए श्वेत प्रकाश में बाबू कितने रंग होते हैं, ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग बता दीजिए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, यहां पे डी बच्चे आंसर कर रहे गुरुजी 7, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। यहां पे देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं,
तो श्वेत प्रकाश में बाबू टोटल 7 रंग होते हैं, और श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से बाबू गुजारते हैं तो जो ये सातों कलर है वो क्या होता है, अलग अलग बाबू विभक्त हो जाता है, अलग अलग सातों रंग बढ़ जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बाबू हम आपको पढ़ाए थे ना, किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो आप लोग यहां पे याद रखिएगा। देखिए उत्तल लेंस क्या करता है बाबू, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, यानी कहीं से भी गुजारिएगा मोड़ के एक बिंदु पे लाके इकट्ठा करेगा। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उत्तल लेंस को हम लोग यहां पे अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अभी सारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, ठीक है। और अवतल लेंस बाबू मेरे क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जो भी प्रकाश की किरण आएगा उसको बाबू एक बिंदु पे इकट्ठा नहीं करेगा, ये फैला देगा। ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। देखिए गलत बच्चे 58% ही बच्चे आंसर किए हैं भाई, ये गलत बात है, ठीक है। 58%। देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। किस लेंस की फोकस दूरी जो है बाबू ये धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस की इनमें से कोई नहीं। चलिए किस लेंस की बाबू यहां पे आपको बताना है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए आप लोग ये भी क्वेश्चन गलती करिएगा जी, ये भी क्वेश्चन बाबू मेरे गलती करिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। यहां पे बाबू मेरे आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। कितने बच्चे आंसर किए हैं बी, 60% ही बच्चे यहां पे आंसर कर पाए हैं, 60% ही बच्चे यहां पे आंसर कर पाए हैं। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये सारा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितनी परमाणु संख्या होता है, यानी ओजोन के एक अणु में ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। जो ओजोन परत होता है आपको आगे अभी पढ़ने को मिलेगा, ओजोन परत क्या करता है, तो ये बाबू करता ये है कि हमारे पर्यावरण के ऊपरी परत में ये रहता है, और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को छानने का काम करता है, ठीक है ना। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का बाबू जो सूत्र होता है ये O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ओजोन परत क्या करता है बाबू, तो ये परावैंगनिक किरणों को छानने का काम करता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये बच्चे गलती आंसर किए होंगे, कितना 47% ही बच्चे इसका राइट आंसर किए, नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, तो बच्चे यहाँ पे गलती। अब धीरे धीरे बाबू आपका पढ़ाई हो रहा है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसका पीडीएफ बाबू हम आपको भेजेंगे, ठीक है। इसे आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका पीडीएफ जो है ना हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। और इसे आपको क्या रखना है बाबू मेरे, याद रखना है, ठीक है ना। इसे आप लोग क्या रखिएगा, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए इसका हम पीडीएफ हम आपको बना के बाबू भेज दे रहे हैं। ये आप लोग एक एक प्रश्न बाबू इसमें का याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से बाबू, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत मतलब 15 से 20 तो एकदम आराम से आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हैं, ठीक है। क्लास बाबू हो रहा है, ठीक है।
चलिए इसका पीडीएफ बाबू हम आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप में, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में उसमें पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और ये 50 के 50 आपको याद कर लेना है, सभी बच्चे याद करिएगा ना। जल्दी से एक बार बता दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आप लोगों को याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यस गुरुजी यस, ठीक है। तो बाबू हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार क्या करिए, आप सभी बच्चे एकदम लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार आप लोग क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।